I'm going to take a topic which is called as reconciliation between cost and finance. I'll be taking 15 multiple choice questions, 15 questions, and the entire topic will be over. Now it is not necessary कि ये 15 में से ही एग्जाम में आएगा, पहले ही बता देता हूं, बट गारंटी ये है कि इससे रिलेटेड ही एग्जाम में आएगा. इसके अलावा ये टॉपिक में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछने जैसा कुछ नहीं है, एमसीक्यू जैसे पूछने जैसा कुछ नहीं है. मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम देखो पेज में लास्ट के जो क्वेश्चंस है, मैक्सिमम इज द क्वेश्चन एंड आंसर. मतलब दे विल गिव यू अ स्मॉल क्वेश्चन एंड दे विल टेल यू कैलकुलेट द आंसर. समझ में आ रहा है ना? जो गूगल पे या कोई फ्रेंड बता नहीं सकेगा, जिसको भी टॉपिक के बारे में नॉलेज है वो ही ये आंसर क्रैक कर सकेंगे. बाकी गूगल भाई भी हमारा हेल्प नहीं कर सकेंगे. समझ में आ रहा है? हाँ, मेरे को लेके बैठना पड़ेगा एग्जाम के डर से, बट उसका अलग चार्जेस है. आगे चलते. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रिकंसिलिएशन ऑन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. नाउ cost and financial accounts are two parts of accountancy. Cost accountant is a different person, whereas a financial accountant is a different person. A person who is doing costing is called as a cost accountant. That person is preparing a cost sheet to find out the cost of a particular product. That person, जो वो इंसान है जो कॉस्ट के बारे में काम करता है, वो एक ऐसा आदमी है जो कॉस्ट ही करता है. तो वो कॉस्टिंग के हिसाब से सब कैलकुलेशन करता है. वो कॉस्टिंग के हिसाब से अपने बिजनेस के, अपने कंपनी के कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस निकालता है. और फाइनेंस वाला वो अलग आदमी है. वो आदमी फाइनेंस के हिसाब से, उसमें भी सब कुछ आ जाता है, उसमें भी सारे खर्चे आ जाते हैं, लेकिन वो फाइनेंस के हिसाब से फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालता है. किसका? एक ही कंपनी का. कंपनी एक ही है, लेकिन प्रॉफिट निकालने वाले, लॉस निकालने वाले दो लोग हैं, दो बंदे हैं. एक बंदा है कॉस्ट अकाउंटेंट, एक बंदा है फाइनेंशियल अकाउंटेंट. तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या बोलता है कि मेरे हिसाब से प्रॉफिट हमारी कंपनी का 2012 का 1 लाख आ गया. फाइनेंशियल अकाउंटेंट वाला क्या बोलता है? मेरे हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से हमारा प्रॉफिट आ गया 5 लाख. अरे एक ही कंपनी का दो प्रॉफिट कैसे हो सकता है? एक जगह पे ये बंदा बोल रहा है कि मेरे हिसाब से हमारी कंपनी का प्रॉफिट है 1 लाख. एक जगह पे ये वाला बंदा बोल रहा है मेरे हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट है 5 लाख. सो यू कैन सी दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड द फाइनेंस प्रॉफिट. नाउ व्हाई देयर आर डिफरेंसेस? क्यों डिफरेंसेस? What are the reasons behind the differences between the costing and the finance? To find out, to explain the reasons behind the differences between cost and finance, we prepare a statement. That statement is called as a reconciliation statement. A reconciliation statement is prepared to find out the differences between the costing profits and the financial profits. अरे समझ में आ रहा है क्यों बना रहे हैं reconciliation? क्यों करते हैं रिकंसिलिएशन? रिकंसाइल करना मतलब क्या? वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जॉब भी करने जाओगे ना फ्यूचर में, तो रिकंसिलिएशन ये वर्ड बहुत बार यूज किया जाएगा. तब तुमको याद आएगा कि अरे यार शाहिद सर ने रिकंसिलिएशन एक बार अकाउंट्स में सिखाया था. इट इज रिकंसाइलिंग व्हाट इज देयर, व्हाट इज डन बाय वन पर्सन एंड व्हाट इज डन बाय द अदर. इट मे बी एनीथिंग. मतलब it may be anything. It may be an accounts which are prepared by an accountant. It may be the accounts of the company which are prepared by the banker. मतलब बैंक में भी हमारा खाता रहता है और हम लोग भी हमारा खाता बनाते हैं. तो दोनों में डिफरेंस होता है. कभी कभी अपने को लगता है कि अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है, लेकिन बैंक वालों के हिसाब से वहां पे 9 लाख रुपए है. तो क्यों, क्या हुआ ऐसा? तो रिकंसाइल करना पड़ता है. In life also there are many things, or in companies also there are many things which have to be reconciled, to be found out, to find out the differences. समझ में आ रहा है? To explain the differences between two concepts. समझ में आ रहा है? तो what is reconciliation? Reconciliation statement is prepared to find out the, explain the differences between the costing and the finance. First objective. Reconciliation is usually done between A, B, C, D. Answer is C.
इट इज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट. इजी. मतलब कि कुछ भी नहीं है, खाली रीड करने का और आंसर लिखने का, दैट्स इट. उसके लिए अपने को गूगल बाबा की जरूरत नहीं है, दिमाग अपना काफी है. आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2. अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट. नाउ before taking this question, let us try to understand the terms first. See, stocks, stock. There are two types of stocks. One is an opening stock and other is a closing stock. Okay, there are two types of stocks: opening stock and closing stock. Now, opening stock and closing stock. Now we are not talking about the valuation of stock से क्या हो रहा है वो सब बात नहीं करते हैं. सिर्फ इतना समझते हैं कि ओपनिंग स्टॉक एक डेबिट आइटम है तो उससे प्रॉफिट कम होता है. क्लोजिंग स्टॉक एक क्रेडिट आइटम है, उससे प्रॉफिट बढ़ता है. समझता है ना? आपने किया है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था ना, ट्रेडिंग अकाउंट. इसके अंदर नहीं क्या, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल, बराबर ना? तो जो डेबिट वाली चीजें होती है ना वो खर्चे होते हैं. मतलब डेबिट वाली चीजों से प्रॉफिट कम होते हैं क्योंकि वो डेबिट है, खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. और क्रेडिट पे जो भी चीजें लिखते हैं उससे प्रॉफिट बढ़ता है, बढ़ेगा ही ना यार. क्रेडिट में तुम कुछ भी लिखते जाओगे, क्रेडिट साइड बढ़ते जाओगे तो ऑटोमेटिकली योर प्रॉफिट विल गो अप, प्रॉफिट गोज अप. और डेबिट साइड में कुछ भी बढ़ते जाओगे तो उससे प्रॉफिट विल कम डाउन. ये लॉजिक इतना समझ के लेते हैं. तो क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा. वेरी गुड. ओपनिंग स्टॉक से प्रॉफिट वेरी गुड, कम होएगा. तो अगर मैं बोलता हूं कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू बताया, है 1 लाख का वैल्यू, लेकिन मैंने बताने के लिए बताया मेरा क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख है, मेरी मर्जी, मैं बता सकता हूं. मतलब फेक. समझ में आ रहा है? जैसे हर्षद मेहता स्कैम, दे वर ओवर वैल्यूइंग द कंपनीज. वो लोग ओवर वैल्यू बताते थे कंपनी का, जिससे शेयर वैल्यू बढ़ जाता था. समझ में आ रहा है कि उस स्कैम में उसकी एक कंपनी है, शायद एमआरएफ की बात की है उसने, या कोई कंपनी के सीईओ के साथ बैठा रहता है वो. हाँ, कोई कंपनी के सीईओ के साथ बैठा रहता है और वो बोलता है तुम्हारे शेयर की कीमत 10 रुपए है, उसको हम लोग 400 रुपए करेंगे, बढ़ाएंगे. तो बोलता अरे इट्स नॉट करेक्ट. बोलता नहीं, सब होएगा, पेपर पे होएगा सब. समझ में आ रहा है क्या? कितनी कंपनीज हर्षद मेहता की थी, कितने शेयर्स थे मार्केट में हर्षद मेहता ने निकाले थे, कंपनी एक्चुअल में थी नहीं. लोग शेयर लेके घूम रहे थे, बोले मेरे पास शेयर है, शेयर है, शेयर है. बोले कंपनी की कंपनी है ही नहीं. वो रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर लेके जाती है उसको, उसके फ्रेंड को लेके जाती है, तो एक जगह पे जूनी बिल्डिंग में लेके आती है और बोलती है कि भाई तू इधर मेरे को, बोलता है इधर मेरे को क्यों लेके आई है, ऐसे खंडर में क्यों लेके आई है. बोले खंडर नहीं है, ये हर्षद मेहता की जो शेयर्स जो बढ़ गए ना भाव, वो कंपनी का नाम बोलती है, ये कंपनी के अंदर तू खड़ा है. अरे बाप रे, ऐसा क्या है? कंपनी नहीं है लेकिन उसके शेयर्स मार्केट में है. उसके बाद ही ना आया सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. क्यों आया मार्केट में सेबी? शायद तुम लोग को मैंने सिखाया है कि नहीं सिखाया है क्या मालूम, बट फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो आया, रेगुलेशंस है उसके आए, वो 1992 में आया. उसके पहले हर्षद मेहता ने गेम कर दिया था, सबका गेम कर दिया था. लाखों लोग जो थे ना उसके वजह से मर गए. एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है अपने वो स्कैम देखने का हर्षद मेहता के लिए, कि साला पॉलिटिक्स में उसको फंसाया, पैसा अकेला वो नहीं था. जैसे बहुत सारे लोग थे जो लोग आज करोड़ों में कमा रहे हैं, जैसे कि ये तुम्हारा डी मार्ट वाला दमानी ग्रुप, अडानी, ये लोग भी वो टाइम से डी मार्ट का ओनर जो है ना वो दमानी ग्रुप है, दमानी ग्रुप. तो ये दमानी ग्रुप भी जो ओनर है ना वो हर्षद मेहता से वो पिक्चर में है, वो पिक्चर में वो लोग के साथ है. वो कौन है वो तुम लोग एक बार YouTube पे सर्च करके मालूम पड़ेगा. ये जो कैरेक्टर है ना वो दमानी ग्रुप वाला जो ओनर है, आज जो इंडिया का रिचेस्ट पर्सन में आ रहा है वो था. और वो टाइम पे उसने रिटेल बिजनेस में इन्वेस्ट किया. भाई उसने वो टाइम पे बोल दिया नहीं अभी मेरे को शेयर वेयर में नहीं करने का, मैं दूसरा डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ अपना बिजनेस. उसने इन्वेस्टमेंट रिटेल बिजनेस में किया और रिटेल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो इतनी लेवल तक पहुंचा. समझ में आ रहा है? वो टाइम पे जो लोगों ने वो टाइम पे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट जो किया था ना, आज करोड़ों में कमाए. समझ में आ रहा है ना? तो ओवर वैल्यूएशन. व्हेन आई से दैट आई एम ओवर वैल्यूइंग ऑन द स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा रहा हूं कि कम कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं. क्लोजिंग स्टॉक इज अ क्रेडिट आइटम. यू आर ओवर वैल्यूइंग अ क्रेडिट आइटम.
ज्यादा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली और इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रहे हो वो भी देखो, लिखा रहेगा। एडजस्टमेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड सॉरी सेकंड वाला ही देख लो ना। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन, मैंने ओवर वैल्यूएशन बताया बट अंडर वैल्यूएशन कर लेते। अंडर वैल्यूएशन मतलब ज्यादा करना कि कम करना, कम करना। क्लोजिंग स्टॉक को कम किया कॉस्ट में, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ाया कि कम किया, कम किया। डिक्रीज इन कॉस्ट प्रॉफिट, फालतू। कितना इजी है देखो ना, समझा क्या? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट, कॉस्ट में कम किया तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हुआ, बराबर ना। आगे चलते हैं। थर्ड, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। नाउ देयर आर सम वर्ड्स लाइक, ऐसे थोड़े खतरनाक वर्ड आ जाते हैं इंग्लिश के, कुछ लोगों को नहीं समझ में आते, जैसे कि ओवर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, देयर इज समथिंग कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन, या तो ओवर रिकवर्ड, अंडर रिकवर्ड। खर्चे जो होते हैं ना, खर्चे वो एब्जॉर्ब या रिकवर होते हैं। स्टॉक जो होता है ना वो वैल्यू होता है, वैल्यू, इतना याद रखना बस। स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, वैल्यू होता है। स्टॉक इज ओवर वैल्यू, स्टॉक इज अंडर वैल्यू, ऐसा बोला जाएगा। और खर्चे के बारे में आएगा ना तो खर्चे ओवर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब, ऐसे वर्ड लेंगे। खाली हुए वो एब्जॉर्ब सोचो मत, ओवर अंडर सोचो। ओवर मतलब ज्यादा, अंडर मतलब कम, बस इतना समझ में। ओवर मतलब ज्यादा, अंडर मतलब कम। खर्चा ज्यादा, ओवर एब्जॉर्ब, तो प्रॉफिट हाँ लिख देता हूं, खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट कम। लिख के ले लो, लिख के ले लो। खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा। ये बहुत काम की चीज है, बस ये मंत्र याद रखना। खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट कम, खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा। खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट कम, खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा। लॉजिक क्लियर करता हूँ। खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट कम, खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा। ओके, ओवर, अंडर, एब्जॉर्ब, रिकवर्ड, ये सिर्फ खर्चे होते हैं। स्टॉक वैल्यू होता है। ओपनिंग स्टॉक मतलब खर्चा, क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम। समझने के लिए भाई, क्रेडिट आइटम है तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम समझ लो, और ओपनिंग स्टॉक मतलब खर्चा समझ के चलो, बराबर है। चले आगे चलते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला हो गया ना, थर्ड वाला, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। खर्चा ज्यादा कॉस्ट में, मतलब प्रॉफिट कम। किसका? कॉस्ट का, तो कॉस्ट का ही ना, कॉस्ट का। डिक्रीज इन कॉस्ट, डिक्रीज इन कॉस्ट। आई टोल्ड यू मार्क योर आंसर विद पेंसिल्स, सो दैट एग्जाम के पहले एक फीलिंग भी आएगा कि एग्जाम दे रहे हैं। बहुत लोग को नहीं आएगा, मतलब बहुत लोग को आना भी चाहिए, और आना भी चाहिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि पेंसिल से मार्क करो, सो दैट यू कैन प्रिपेयर। कल हमारा कॉस्टिंग का पेपर है, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव्स लेके बैठे हैं, ऐसा होना चाहिए। एक दिन पहले भी हम लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे। एक बार हम लोग एक मतलब ऐसा करूंगा कि एग्जाम के पहले हम लोग एक एग्जाम रखेंगे एक दिन पहले। जैसे फाइनेंस का पेपर है तो फाइनेंस के 25 एमसीक्यू मैं निकाल के दे दूंगा, तुम लोगों को बिठा दूंगा, चलो सॉल्व करो, फिर आंसर चेक करते हैं। ऐसा करते तो तुम लोगों को भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। बाकी तो एग्जाम में तो जय माँ जय। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 4, when overheads recovered in costing are more. Costing में overhead recover are more. Actual overhead से it is called as what? Over ज्यादा बता रहा है तो it is called as over absorption. कम बता रहा है तो it is called as under absorption. ओवर बता रहा है तो ओवर absorption, कम बता रहा है तो अंडर absorption. बस ऐसा ही लॉजिक सिंपल है, वर्ड के हिसाब से पढ़ने का। समझा ना? एक बार वहां से पढ़ूं। When overheads recovered in costing are more than the actual overheads.
खर्चे ज्यादा है, ज्यादा बताए जा रहे हैं, इसका मतलब ओवर है। खर्चे कम बताए जा रहे हैं तो अंडर है, बस और कुछ लॉजिक नहीं है उसका, ओवर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, ओ बहुत हार्ड है, देखो फिफ्थ वाला, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया तो कॉस्ट में किया तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा, सिंपल, इंक्रीज इन कॉस्ट। फालतू था। आगे, इन रिकंसिलिएशन ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट इज added in finance, deducted from finance, added in cost, ignored. Now these are मतलब थोड़ा different type of questions, मतलब logics are different। अभी एक काम करता हूँ, मैं ये रब कर देता हूँ so that ये रहने देता हूँ, ओके? उसकी जरूरत नहीं है, वीडियो बन रहा है इसके लिए, लंबी हो जाएगी। देखो, चलो देखो, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शायद तुमको पता रहेगा, नहीं भी रहेगा तो इट्स ओके, चलेगा। इतना मेहनत तो मैंने किया था पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इट्स ओके। कुछ लोग हैं जो ऐसे ही बैठते हैं। फाइनेंस प्रॉफिट ऊंचू, कॉस्ट प्रॉफिट नीचे, दो प्रॉफिट रहते हैं, दो प्रॉफिट रहते हैं, एक फाइनेंस एक कॉस्ट। फाइनेंस ऊंचू तो कॉस्टिंग नीचे, उल्टा भी हो सकता है, कॉस्टिंग ऊंचू तो फाइनेंस नीचे, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन में दिया रहता है कि प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द कॉस्टिंग प्रॉफिट, तो फाइनेंस दिया रहेगा तो फाइनेंस ऊपर लिखना पड़ेगा, तो कॉस्टिंग नीचे। क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टेकिंग द फाइनेंशियल प्रॉफिट एज द बेस, तो फाइनेंशियल ऊपर कॉस्टिंग नीचे। क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपने को कुछ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोग बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए थोड़ा रिकंसिलिएशन का लॉजिक क्लियर होना जरूरी है। जो लोगों ने इसके पहले लेक्चर्स नहीं बैठे हैं वो लोग को भी समझ में आ जाएगा, कुछ एकदम से हार्ड नहीं है। मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं एक ही लेक्चर में खत्म कर दूंगा टॉपिक, इसका मतलब ये है कि एमसीक्यूज मैं क्लियर कर सकता हूँ, समझना तुम्हारे दिमाग के ऊपर है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोग समझने की ट्राई करो। फाइनेंस प्रॉफिट ऊंचू, कॉस्टिंग प्रॉफिट नीचू, बराबर। कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें लेस होती है, कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें लेस होती है। तो फाइनेंस प्रॉफिट दिया रहता है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट मिलता है। कभी कभी उल्टा भी होता है, कभी कभी उल्टा भी होता है। मैं इधर बना देता हूँ, वीडियो में आ रहा है, खाली देखिए, इधर बना देता हूँ, कॉस्टिंग प्रॉफिट और फाइनेंस प्रॉफिट, क्योंकि अभी मैं आगे की जो क्वेश्चन है वो सम के हिसाब से सॉल्व करूंगा, मतलब सम सॉल्व करूंगा, समझा गया? तो लॉजिक तो आना ही चाहिए ना, रिकंसिलिएशन कैसे बनाते हैं वो तो मालूम होना ही चाहिए। कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें लेस होती है, बराबर है? चलो, दिस इज आल्सो अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दिस इज आल्सो अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकन स्टेटमेंट, ओके? नाउ व्हाट इज द लॉजिक, हाउ द स्टेटमेंट इज सॉल्व्ड, पहले देख लेते हैं। ये वाला जो है फाइनेंस और कॉस्टिंग, तो पहले मैं लिखता हूँ फाइनेंस प्रॉफिट, फिर लिखता हूँ कॉस्टिंग प्रॉफिट, ऐसा लिखता हूँ, बराबर? ऐसे दो बॉक्स बनाता हूँ। अब क्वेश्चन में बोला है, नंबर इज 6, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंस, फाइनेंस में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया, फाइनेंस में ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस के इनकम, डेबिट आइटम है ना, एक्सपेंस, खर्चे को ज्यादा बताया तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम। वापस से सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में। इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंस, ओपनिंग स्टॉक इज अ डेबिट आइटम, खर्चा ओवर, खर्चा ज्यादा बताया, खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम। फाइनेंस का प्रॉफिट क्या होगा? कम। फाइनेंस का प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। एरो नीचे, बराबर ना? तो अगर फाइनेंस से कॉस्ट पे जाने का है,
फाइनेंस से कॉस्ट पे जाने का है, तो यहां से यहां पे ऐड करना पड़ेगा। नीचे से ऊंचू जाते हैं तो ऐड करते हैं, ऊंचू से नीचे आते हैं तो लेस करते हैं, लेकिन हम लोग इसको बेस पकड़ रहे हैं, तो इसके हिसाब से खर्चा ज्यादा बताया, प्रॉफिट कम, तो नीचे हो गया। यहां से इधर जाने का है, ऊपर जाने का, तो ऐड करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। फाइनेंस प्रॉफिट सपोज 10,000 रहेगा, तो इसमें ऐड होएगा, सपोज 2,000 ऐड होएगा, तो फाइनेंस प्रॉफिट में ऐड होता है ना, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। समझा क्या लॉजिक? कैसे मालूम पड़ेगा? ऐसे मालूम पड़ेगा। जिसको नहीं मालूम है वो उसके हिसाब से जय माता दी करके आएगा। गूगल नहीं बता सकेगा, नहीं सवाल ही नहीं बता सकेगा ना। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ना, गूगल कब हेल्प करेगा? इकोनॉमिक्स में, एमएचआरएम में, वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। बाकी थियोरी क्वेश्चंस में भी गूगल एमएचआरएम में हेल्प नहीं करेगा। जो प्रिंस के लेक्चर में कल से डालने वाला हूँ, मॉड्यूल 1 के एमसीक्यूज के, वो हेल्प करेंगे। फिर कल सलीम सर भी मेरे को मिले थे और उन्होंने बोले कि मैंने भी एमसीक्यूज के लेक्चर बनाए हैं, तो उनको ऐसा है कि तू मेहनत क्यों करता है, मेरे लेक्चर ले ले और दे दे बच्चे लोगों को। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा भी मिलेगा और वहां से जो मिल रहा है आ रहा है तो आने दो, वो भी मिलेगा, तो डबल हो जाएगा। जो लोग प्रिपेयर करेंगे उनके लिए तो अच्छा है ना, तुम्हारा ही नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन अगर वो अनलिस्टेड वीडियो रहेगा, मतलब अगर शेयर वो लोग करते हैं सबको, क्योंकि बच्चे लोग तो भाई शेयर करते हैं, मेरे को मालूम है, मतलब अगर वो शेयर करते नहीं है, अनलिस्टेड है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर वो तुम लोग ही रखने का, किसको शेयर नहीं करने का। लेकिन अगर पब्लिक है तो फिर शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद सलीम सर को पूछ लूंगा, अगर पब्लिक, अपना वीडियो तो पब्लिक नहीं है, अनलिस्टेड है, क्योंकि क्लासरूम है ना। समझ में आ रहा है ना? तो अभी अपने बच्चे लोग ने पैसे दिए तो अपने बच्चे लोग को ही बेनिफिट होना चाहिए ना, दूसरे को क्यों बेनिफिट दूं? जबरदस्ती फुकट में क्यों मैं मेरा इतना मगजमारी करूं? यूट्यूब पैसा दे रहा है लेकिन बहुत कम दे रहा है। यूट्यूब से कमा रहे हैं, बहुत लोग कमा रहे हैं। सलीम सर का चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, जयेश सर का चैनल है वो भी मोनेटाइज हो गया है, वो लोग कमा रहे हैं, लेकिन $2 $3 दिन का, समझा क्या? $1 एक हफ्ते में, कुछ ऐसा, मतलब इनकम इतना नहीं है। जब तक मिलियन व्यूज नहीं होते हैं ना, जिसका मिलियन व्यूज है, जैसे कार वाला है, मोबाइल है, जो टेक्निकल लोग हैं, वो लोग की वीडियोस जो है ना, वो कैसे है, जनरल पब्लिक के लिए ना, मिलियन में व्यूज आते हैं, उसमें इनकम ज्यादा होता है। ये कैसा व्यूज है अपना, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो लैक्स में जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, वो तो ज्यादा से जाएगा तो लाख बच्चे तो होंगे भी नहीं, और इतने बच्चे लोग इतनी मेहनत करेंगे भी नहीं देखने का, के लिए करने का, लोग सोचेंगे। समझ में आ रहा ना? तो थोड़ा है, देखता हूँ, मैं पूछता हूँ, जितना हो सके मैं तुम लोगों को वीडियो दे दूंगा, लेकिन प्रिंस का कल वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ एमएचआरएम का। चलो आगे चलते हैं। नंबर 7, इन रिकंसिलिएशन ओपनिंग स्टॉक अंडरवैल्यूड इन फाइनेंस इज, ओपनिंग स्टॉक इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक डेबिट है, खर्चा है, खर्चा अंडरवैल्यूड मतलब कम, खर्चा कम, खर्चा प्रॉफिट कुछ नीचू, कुछ फाइनेंस में ना, कुछ कहां से कहां जाने का है, क्या करेंगे? लेस, मतलब फाइनेंस में क्या होने वाला है? प्रॉफिट से लेस है क्या? देखो, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट। इजी। आगे चलिए। इन रिकंसिलिएशन depreciation overcharge in finance is, depreciation overcharge in finance, फाइनेंस में ओवरचार्ज, डेप्रिसिएशन क्या है? एक मिनट, इधर ये मंत्र बहुत भारी है। डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा। ओवर मतलब प्रॉफिट नीचे, कौन सा उधर दिया है देखो, फाइनेंस ना, तो फाइनेंस का नीचे, फाइनेंस का कहां से कहां जाना है, क्या करेंगे? ऐड, तो एडेड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट। भाई ये वर्किंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जेठो भाई। ये उधर लिखो ना नोटबुक में, क्वेश्चन नंबर 7 का सर ने ऐसा बनाया था, ये 8 का सर ने 8 का ऐसा बनाया है, डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट नीचे गया, सर ने फिर ऊपर ऐड किया, तो ये एडेड में आंसर आया।
एग्जाम के पहले तुमको ये याद नहीं आएगा लेक्चर। हाँ वो अलग बात है, वीडियो है, सॉरी, हाँ कुछ भी देखने का रहेगा, वर्किंग नहीं का तो वीडियो है, वीडियो में आगे पीछे करके जा सकते, कोई टेंशन नहीं। चलो अच्छा है, चलो आगे चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी से चालू हो गए सम्स। चलो अभी सम देखते हैं। ये सम भी बहुत इजी है, मतलब जिसको लॉजिक आता है ना तो उसको ऐसा लगेगा अरे कुछ नहीं है। देखो पहला वाला करता हूँ, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस 57 to 40। ये देखो फाइनेंस प्रॉफिट 57 to 40 बराबर। अब इंग्लिश में क्या लिखा है देखो, मतलब ये देखो फाइनेंस प्रॉफिट कॉस्टिंग ऐसा लिख दिया बराबर। अभी क्या बोला है, ओवर रिकवरी ऑफ वर्क ओवरहेड 240। अच्छा एक बात पहले समझ लेना, ओवरहेड्स कॉस्टिंग में आएगा, एक्सपेंसेस फाइनेंस में आता है। ओवरहेड वर्ड जो है ना इट इज यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हेयरएज एक्सपेंसेस वर्ड्स आर यूज्ड इन फाइनेंस। समझा ना, मतलब बचपन से हम लोग कॉस्टिंग तो कभी नहीं किए, आज टीवी में आने के बाद हम लोग कॉस्टिंग कर रहे हैं। 11वीं से तो हम लोग फाइनेंस ही कर रहे हैं। ओवरहेड नहीं सुने थे हम लोग, मतलब सुने होंगे, मतलब यूज ज्यादा नहीं किए, खाली एक्सपेंस एक्सपेंस लिखते, सेलिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंस वो एक्सपेंस, ये एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर। कॉस्टिंग आया तो ओवरहेड आया, ओवरहेड तो मालूम पड़ा। ओवरहेड मतलब क्या, ओवरहेड मतलब क्या, इनडायरेक्ट ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक क्वेश्चन था एमसीक्यू, मैं टर्न कर रहा था, पहला ही क्वेश्चन, ओवरहेड्स आर डैश, अलग अलग आंसर है, टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन में टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना याद है, आगे चलो। ओवर रिकवरी ऑफ वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड पहले तो डिसाइड करो कि खर्चा है कि इनकम है, क्या है, एक्सपेंस है। ओवर खर्चा, प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सा, कॉस्ट का। तुम बोलेगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा कॉस्ट, ओवरहेड, ओवरहेड, ओवरहेड प्रॉफिट कम, कहां से कहां जाना है, फाइनेंस से कॉस्ट। तुम बोलेगे सर आपको कैसे लगा फाइनेंस से कॉस्ट पे जाने का, अरे यार फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया था तो वो ऊपर ही लिखूंगा ना, ये तो नहीं दिया तो नीचे ही लिखूंगा ना, तो उधर से उधर ही जाने का है ना, तो यहाँ से इधर ही जाने का तो नीचे ही करने का, लेस करने का है ना, अरे बराबर ना, लेस करेंगे, कितना लेस करेंगे, 240 लेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अंडर रिकवरी ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, फाइनेंस प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट, अंडर रिकवरी ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, खर्चा है कि इनकम है, पहले डिसाइड करो, खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है, अंडर खर्चा कम, प्रॉफिट खर्चा कम, प्रॉफिट कौन सा, कहां से कहां जाना है, ऊपर से नीचे। क्या करेंगे, लेस करेंगे, बराबर किया, लेस करेंगे 240। प्रॉफिट सम नंबर 10, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल 68 lakhs 77,500, 68,775, ओके। प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, तो फाइनेंस कॉस्ट ऐसे ही आएगा। हाँ पहला वाला, अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा, अंडर कम, खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा, कौन सा, कॉस्ट का ज्यादा। कहां से कहां जाना है, क्या करेंगे, कितना, 97,500 ऐड, ओके इजी। आगे सेकंड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक खर्चा के इनकम, इनकम, इनकम ज्यादा ओवर तो प्रॉफिट भी ज्यादा, कौन सा, कॉस्ट का, फाइनेंस कॉस्ट, तो कॉस्ट का प्रॉफिट भी ज्यादा। कहां से कहां जाना है, क्या करेंगे, ऐड बोलो, 4,53,125, हमारे इसमें भी तो ऐड होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ओवर रिकवरी ऑफ एडमिन ओवरहेड, हाँ उसके ऐसा ही है, इसके पहले वाले सम जैसा ही है, तो मालूम पड़ जाएगा अपना करेक्ट है कि नहीं। ओवर रिकवरी ऑफ एडमिन ओवरहेड मतलब एडमिन ओवरहेड खर्चा ओवर ज्यादा, प्रॉफिट कम, कौन सा, ओवरहेड है ना, कॉस्ट। कहां से कहां जाना है, लेस करेंगे, कितना, 3,96,870, कैलकुलेटर ले लो, 7,31,2 बराबर है। कौन सा ऑप्शन है, डी।
So 9th is over, 10th is over, sum number is 11. Profit as per financial books is 3,28,750. 3,28,750. And factory overheads in cost account is given and factory expenses in finance is given. दोनों में दिया हुआ है, मतलब ओवर अंडर कुछ बोला नहीं है, दोनों में दिया है. तुम लोग खुद समझ लो ज्यादा किसका है कम किसका है. बल्कि ये तो इजी रहता है, बल्कि दोनों दिया रहेगा तो बेस्ट है. कैसा? फाइनेंस और कॉस्टिंग. एक्सपेंस है, ओवरहेड है ना, तो प्रॉफिट तो नीचे ही जाएगा. तो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में कितना है? 2 लाख. तो इसका 2 लाख से कम होएगा. और इसमें कितना है? 193,750. 193,750. तो इसमें इतना ही कम होएगा, इसमें ज्यादा कम होएगा, इसमें कम होएगा. सिंपल है. कहां से कहां जाना है? फाइनेंस से कॉस्ट. तो यहां से यहां जाना है, तो क्या करेंगे? लेस. नीचे है ना, तो लेस करेंगे. कितना? 6,250. डिफरेंस, जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, उसको लेस करेंगे. आगे बोला है ऑफिस ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब्ड इन कॉस्ट. क्या बोला है? ऑफिस ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब्ड इन कॉस्ट. ऑफिस ओवरहेड खर्चा अंडर, कम, प्रॉफिट ज्यादा. तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा. कहां से कहां जाना है? ऐड करेंगे. कितना? 2,500 का ऐड करेंगे. करो ना. अरे करो ना. 3,25,000 कॉस्टिंग प्रॉफिट. 3,25,000. सर हम लोग ने क्या किया मालूम है? हाँ. फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट बोला ना, हाँ. तो सिर्फ उतना क्या कि कॉस्ट का हाँ, तो भी वही आंसर है. आंसर आएगा ही वैसे. आंसर वैसे आएगा ही, बट लॉजिक ये है, ऐसा करना है Logic है. कि कॉस्टिंग में 2 लाख नीचे, फाइनेंस में 1,93,000 नीचे. तो यहाँ से आ जाना है तो लेस करने का. लेस करेंगे और इधर कॉस्टिंग का ऊपर तो ऐड करेंगे और प्लस माइनस करेंगे तो 3,25,000. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन. बट ऐसा कोई भी सब में हम लोग ने किया तो हम लोग को बराबर ही आएगा ना. सब गलत नहीं होएगा. गलत नहीं होगा. सब बाय मिस्टेक गलती होगा. आगे चलते हैं. नंबर इज 12. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिगार्ड 43,000. चलो 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 देखो, कॉस्ट का दिया हुआ है अभी और फाइनेंस का फाइंड करना है. कॉस्ट का कितना है? 43,000. चलो तो उल्टा लिखेंगे. कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट. बोलो. 12 क्या बोला गया है? कॉस्टिंग प्रॉफिट इज गिवन एज 43,000. नंबर 12 कॉस्टिंग प्रॉफिट इज गिवन एज 43,000. फर्स्ट, वर्क ओवरहेड लेस चार्ज्ड 1,000. वर्क ओवरहेड खर्चा लेस चार्ज, खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा. प्रॉफिट ज्यादा. किसका प्रॉफिट ज्यादा? कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस. कॉस्टिंग का ज्यादा. अरे बराबर. कहां से कहां जाना है? कॉस्ट से फाइनेंस. क्या करेंगे? लेस करेंगे. कितना करेंगे? लेस 1,000. अरे बराबर. आगे चलते हैं. ऑफिस एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस को कट करके ओवरहेड कर दो. ऑफिस ओवरहेड ओवरचार्ज्ड 8,000. सो ऑफिस ओवरहेड खर्चा. अरे बराबर ना. खर्चा ओवर ज्यादा, तो प्रॉफिट कम. कौन सा? कॉस्टिंग का. कहां से कहां जाना है? ऐड. कितना? 8. 43 plus 8 minus 1 is 51. So option is C. Next, number 13. करेंगे 13 तुम लोग? कर दूं क्या? कर दूं? अच्छा ठीक है कर दो. चलो क्या बोला है देखो. कॉस्टिंग है क्या फाइनेंस है? कॉस्टिंग का प्रॉफिट 4,000 है. अरे बराबर. पहला, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस 10,000. तो कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट. इनकम है, प्रॉफिट बढ़ेगा. किसमें? फाइनेंस में. तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ेगा. कहां से कहां जाना है? ऐड. कितना? प्लस ना, लेस के साथ ऐड ना. कितना? 10,000. आगे चलते हैं. कॉस्टिंग, फाइनेंस. क्या बोला है बोलो? वेजेस अंडर एब्सॉर्ब इन कॉस्ट. वेजेस खर्चा अंडर, कम, कॉस्ट में. प्रॉफिट ज्यादा. खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा. क्या करेंगे? लेस. कितना? 5,000. आगे चलते हैं. नेक्स्ट,
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट इन फाइनेंस, लॉस मतलब खर्चा फाइनेंस में, तो प्रॉफिट कम फाइनेंस का, कहां से कहां जाना है, लेस कितना 20,000। हाँ लफड़ा है, लफड़ा है ना, माइनस में आएगा ना, 4 प्लस 10 14, 14 में से 25 गए तो 11,000 माइनस में आएगा, मतलब लॉस, फाइनेंशियल लॉस है क्या ऑप्शन, देख लो सी वाला परफेक्ट, सी वाला कॉपी करके लो। ये इंपॉर्टेंट है, हार्ड सम है। आगे चलते हैं, एक और लास्ट वाला सम। अच्छा लास्ट वाला सम के पहले 15th वाला एक बार देख लो जब तक तुम लोग कॉपी करो। 15 इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन फाइनेंस इज, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन फाइनेंस, फाइनेंस में डेप्रिसिएशन कम, खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा, फाइनेंस में प्रॉफिट ज्यादा, तो क्या होगा, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंस, लेकिन एडेड टू कॉस्टिंग ना, फाइनेंस से कम तो कॉस्टिंग में ऐड, फाइनेंस को लेस करते तो कॉस्टिंग में क्या करते, ऐड। नंबर डी, डी ऑप्शन। सी भी हो सकता है, मतलब फ्रॉम इम्पोर्टेंट है कि टू इम्पोर्टेंट है, टू added to costing profit, डिडक्टेड फ्रॉम added to financial profit, added to financial profit added to financial profit बोल रहा है, कैसे, एक बार वापस से सुन। इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन फाइनेंस, फाइनेंस में डेप्रिसिएशन खर्चा कम तो प्रॉफिट ज्यादा, तो फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा, तेरे को फाइनेंस से कॉस्ट पे आने का है, बराबर ना, तो यहां से आने का तो तू लेस करेगा फाइनेंस प्रॉफिट में से। सर पर इधर कॉस्ट का कुछ बताया नहीं है ना, हाँ लेस फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट करेगा, और अगर तेरे को यहां से यहां जाना है तो ऐड करेगा कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग प्रॉफिट में ऐड करेगा, तो तेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, लेस फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट, ऐड इन फाइनेंशियल, सॉरी ऐड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन है तेरे पास, ऐड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट, बस, बाकी के ऑप्शन देखने का भी नहीं। या तो यहाँ फाइनेंस से लेस या तो कॉस्टिंग में ऐड, एक में लेस तो दूसरे में ऐड होता ही है, तो चार ऑप्शन बराबर से देखने के लिए आंसर अगर परफेक्ट आता है तो फिर वो दूसरा अप्रोच सॉल्व करने का ही नहीं है ना। कुछ लोग क्या बोलते हैं, चार ऑप्शन देखने का, चार में से जो अपने को लगता है ना गलत लग रहा है तो पहले उसको कट कर देने का, फिर बचते हैं 3, तो चांसेस परसेंटेज चांसेस ना, 4 रहते हैं तो 25-25% है सब में चांस, लेकिन 3 ऑप्शन हो जाता है 33%, 33, 3 में से एक और कट गया तो फिर 50-50, दोनों से एक होने वाला है, चांस करेक्ट होने के 50-50% हो गए, उसको डिडक्टिव अप्रोच बोलते हैं। हाँ डिडक्टिव अप्रोच, और ऐसे ही करते हैं कितने लोग एमसीक्यू ऐसे ही करते हैं, क्योंकि व्हेन यू गो फॉर हायर एग्जामिनेशंस, तुम लोग सीईटी देने जाओगे या कैट देने जाओगे ना, हायर एग्जामिनेशन जाओगे ना, तो ये डिडक्टिव अप्रोच ही करना है। सोहिल सर ने तो सिखाया भी रहेगा कि 4 ऑप्शन में से कैसे डिडक्टिव अप्रोच करके जाने का, तो 4 में से 1-2 ऑप्शन तो ऐसे लगेंगे कि उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, वो लोग को हटा दो, बचे 2 में से सोचो, फिर जो एकदम नियरेस्ट लगेगा उसको मारो, फिर लास्ट में तो फिर ऊपर वाले की है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लॉस एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड 1,47,440 कॉस्टिंग लॉस। ये देखो ये देख लेने का भाई एक बार, इधर लॉस तो इधर भी लॉस, प्रॉफिट नहीं, बराबर ना, तो फाइन कॉस्टिंग लॉस कैट लो 1,47,440, अरे बरोबर ने, चलो आइए जवानी कॉस्टिंग प्रॉफिट, हाँ सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट से ही सॉल्व करने का मेथड ये यूज करने का, लॉस वाला मेथड नहीं यूज करना, यही मेथड। चलो लॉस एज पोच माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, खर्चा नुकसान तो प्रॉफिट कम, कौन सा, फाइनेंस का कॉस्ट, फाइनेंस, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट फाइनेंस में आता है, कॉस्ट में नहीं आता है। फाइनेंस का है, कहां से कहां जाने का है, यहां से यहां, क्या करेंगे, लेस नहीं ऐड, उल्टा है, क्योंकि लॉस वाला सम है तो लेस नहीं करने का, ऐड करने का, कितना 8,40,000 बराबर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, पैसा आया, प्रॉफिट कौन सा, फाइनेंस का है, कहां से कहां जाने का, कॉस्टिंग से, प्लस नहीं करने का, लेस करना, कितना
4 lakh 4 लाख करो 5,87,440 लॉस 5,87,440 5 लाख 440 प्लस में आ रहा है क्या माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है क्या माइनस में आ रहा है मतलब ये प्लस में है ना तो आंसर काय में आ रहा है प्लस में आ रहा है तो लॉस ही है अच्छा ये प्लस में ही है ना तो आंसर प्लस में आ रहा है तो लॉस है लेकिन ये प्लस में है और आंसर माइनस में आ रहा है तो प्रॉब्लम वो प्रॉफिट है ओ माइनस माइनस प्लस